गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है ना? घुमाई फिराई कम हुआ है, घर पर बैठने का टाइम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, अब आप ही लोग जानते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा टाइम को आप बढ़ाएं, एक रूटीन वे में चलें। उससे क्या होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आप टारगेट ले सकते हो, एक टारगेट बना सकते हो कि आज हमको इस दिन हमको ये चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ये नहीं कि छूटे। लेकिन घूमने का जो समय है अब गया, और यही कहना चाहेंगे कि घर पर बैठ के पढ़ने का कोशिश कीजिए। जो फ्रेंड सर्किल है वो बाद में निभाते रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत लोग पूछने वाले होंगे। रिजल्ट जिस दिन खराब आपको मिल गया उस दिन आपको पूछने वाले भी नहीं मिल, आपको भेंट होंगे, आप ही के फ्रेंड सर्किल वाले नहीं भेंट करेंगे। तो इस सब को दिमाग में रखते हुए पहले अपने करियर के बारे में सोचे, उसके बाद फ्रेंड सर्किल चलते रहेगा। आपके दोस्त के यहाँ अगर बर्थडे है, एग्जाम है, तभी आप पहुंच जाइएगा, इस सिंसियरिटी नहीं है। सबसे पहले अपने करियर को देखिए। करियर जिस दिन बन जाएगा, वो जो दोस्त जो नाराज है वो खुद घर पर आकर के आपको कंग्रेचुलेट करेगा, शुभकामनाएं देगा। तो सबसे पहले सक्सेस होने की कोशिश कीजिए और एक टारगेट बनाइए कि हमको एक दिन में हर सब्जेक्ट का कितना पोर्शन हमको लेकर के चलना है और उसके लिए कितना समय की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। और आज हम लोग देखेंगे, जहां से एग्जाम में पूछा जा चुका है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसको केवल समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। और जब समझ जाइएगा तो आप अपने से, अगर एग्जाम में पूछ भी देता है तो आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। लेकिन जो मेन आपका फैक्टर है उसको देखने का कोशिश कीजिए और उस पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। जो मेन फैक्टर है, किसी अगर फैक्टर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं वो आपके दिमाग में बस उसको रखना है। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक्स ले रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिससे कि किसी रिएक्शन का रेट आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में भाग लेने वाले, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट हैं, उनका नेचर क्या है। तो आपको बहुत पहले समझाया जा चुका है, या आपके टीचर जो जहाँ भी आप पढ़े हैं आपको समझाए होंगे कि हर एलिमेंट का, हर पदार्थ का अपना एक अलग रिएक्टिविटी होती है, अपनी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। और उसी क्रियाशीलता के आधार पर यह डिटरमाइन होता है कि वो रिएक्शन आपका फास्ट होगा कि स्लो होगा कि इंटरमीडिएट टाइप का होगा। ओके, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर यह डिपेंड करेगा कि वो आपका रिएक्शन का जो फास्ट रिएक्शन से आएगा फॉलो करेगा, कि स्लो रिएक्शन को फॉलो करेगा, या मॉडरेट रिएक्शन को फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, तो कह सकते हैं कि सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी, सिंस डिफरेंट रिएक्टेंट हैव different reactivity, since different elements have different reactivity, मतलब कहने का मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न तत्वों की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे मान लें एग्जाम्पल में आपका सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है,
रिबिडियम की बात करें, ऐसे एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव हैं, वो कभी भी हवा के साथ हो, नमी के साथ हो, या आपका विथ अदर एलिमेंट्स के साथ हो, यानी एयर, मॉइस्चर एंड विथ अदर एलिमेंट्स या सबस्टांस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो कभी भी आप सोच सकते हैं कि उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वाइग्रोसली होगा, यानी फास्ट होगा, कभी भी फास्ट आपका रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर लेस रिएक्टिव अगर एलिमेंट की बात करें, जैसे कॉपर की बात करें, एजी की बात करें, सोना की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से यह बिलोंग करते हैं और इसकी जो क्रियाशीलता होती है काफी निम्न होती है। तो आप मान सकते हैं इसको कि कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट जब एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ या अदर एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो धीमी गति से ही करेगा, स्लोली करेगा। इसलिए कहा गया है कि बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक कॉपर, एजी, एयू, नाइट्रोजन एक्सेट्रा रिएक्ट विथ एयर, मॉइस्चर एंड विथ अदर एलिमेंट्स स्लोली। ओके, कभी भी स्लो अभिक्रिया करेगा। दूसरा हम लोग फैक्टर देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। मान लेते हैं कि एक ट्यूब लें, मान लें कि एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब में कहां गया, एक ट्यूब लेते हैं हम लोग और एक ट्यूब में मान लेते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां पर है। ओके, एक सिस्टम हो गया यह, और इस सिस्टम का अगर टेम्परेचर को क्या करें हम लोग, बढ़ाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उस पर क्या इफेक्ट होने जा रहा है। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है आप लोगों को, हाफ mv²। ओके, तो मास तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आप ओब्वियसली सोच सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाने में जो मान लेते हैं 1 सेकेंड का समय लगाता है, अगर वेलोसिटी बढ़ जाता है तो हो सकता है कि 1 सेकेंड से कम लगे। इससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो कोलिजन का जो संख्या होगा, उसमें कोलिजन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हमने बोला कि जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो जो चांस है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, यानी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, as a result the chance of number of collision per unit time also increases, due to which the rate of reaction becomes increases। मतलब कि सिस्टम का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे प्रति इकाई समय में टक्करों की संख्या बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें
तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि एवरी 10 डिग्री सी अगर टेम्परेचर जो है उस सिस्टम का बढ़ा दें तो उस रिएक्शन का रेट दोगुना या तिगुना हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक क्या होता है, पूछा गया है क्वेश्चन, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। ओके, तो कहा गया कि इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट बाय इंक्रीजिंग ईच 10 डिग्री सी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम the rate of reaction becomes twice या thrice. This is called temperature coefficient. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। मतलब कि यह प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि सिस्टम का ताप प्रत्येक 10 डिग्री सी बढ़ा देने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी या तिगुनी हो जाती है, जिसे ताप गुणांक कहा जाता है। ताप गुणांक होगा बाबू, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ताप गुणांक। तो इक्वेशन के सहारे हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि KT प्लस 10 डिग्री सी अपॉन KT ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस या थ्राइस हो जाएगा। यानी बात करें कि KT प्लस 10 डिग्री सी अपॉन KT बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 और क्या 3 हो जाएगा, ट्वाइस से और थ्राइस हो जाएगा। तो जिसको कि यह एक्सप्रेस करता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से जानेंगे, ताप गुणांक के नाम से जानेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन, कैसे अफेक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन को। तो कहा गया है ना कि कोलिजन की संख्या जितना ही अधिक होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ओके, हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ कोलिजन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन करता है कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी According to collision theory, larger the number of collision per unit time, higher will be the rate of reaction. यानी कोलिजन की संख्या, टकरों की संख्या जितना ही अधिक होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है कि बोल रहा है कि यहाँ पर मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब ले लें और इसमें मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो जितने मॉलिक्यूल है उतना ही में ना कोलिजन होगा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पर अगर मान लें कि इस टेस्ट ट्यूब में जितने मॉलिक्यूल है उतना ही कोलाइड करेगा और वहीं उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा ही, थ्रू द कॉन्सेंट्रेशन, आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाए, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो इसको समझिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे इस सिस्टम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बढ़ेगा तो कोलिजन की संख्या भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई। ओके, समझ में आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या अगर बढ़ रही है तो टकरों की संख्या भी बढ़ने की संभावना क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो इसी को एक्सप्लेन करना है कि ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एज ए रिजल्ट the chance of number of collision in between reactant molecules increases। क्या हमने बोला कि on increasing the concentration of the reactant it increases the number of molecules per unit volume। as a result
द चांस ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन इन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विच टेंड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया बढ़ने को क्या करता है, इंगित करता है। ओके, यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिकारक अणुओं के बीच टकरों की संख्या बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जो अभिक्रिया की दर में वृद्धि को क्या करता है, इंगित करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका सरफेस एरिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझने का प्रयास करें कि एक खुला हुआ पेपर है, इस पेपर में आग लगाएं, माचिस के सहारे यहाँ पर आग लगाएं, तो इसको जलने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत जल जाएगा ना। तो पूरा ये इसका जो सरफेस है, पूरा का पूरा पृष्ठ जो है वो क्या है, हवा के कांटेक्ट में, कहाँ है, एयर के कांटेक्ट में। तो जलने का जो रेट है, रेट ऑफ कंबशन जो होगा वो क्या होगा, तेज होगा, फास्ट होगा। लेकिन अब इसी पेपर को क्या किया जाए, मोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको मोड़ दिया जाए, तो मोड़ने से क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो हवा के कांटेक्ट में जाने वाला सतह है, पृष्ठ है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जलने का जो दर होगा, कंबशन का जो रेट होगा, वो भी क्या होगा, घट जाएगा। इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि लार्जर द सरफेस एरिया प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जितना ही बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाएगा, अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, उतना ही फास्ट होगी। यानी अभिकारक अणुओं को जितना ही बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान किया जाता है, अभिक्रिया की दर उतना ही क्या होती है, अधिक होती है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट इज यूज्ड which provide the large surface area to the reactant molecule। अगर मान लेते हैं रिएक्शन का जो सिस्टम है, उस रिएक्शन के रेट को अगर बढ़ाना है, तो एक उपाय है एक सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो सरफेस एरिया को बढ़ाया किसके द्वारा जाता है, बाई कैटालिस्ट के द्वारा। यानी उस रिएक्शन में इनकॉर्पोरेट जो कह सकते हैं, वहां पर डाला जाएगा अगर कैटालिस्ट को, तो सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा, प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी आपका सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, दूसरा कह सकते हैं आपका क्या, टेम्परेचर, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन, और चौथा आपका क्या, सरफेस एरिया। तो इसको केवल समझ में रखिए, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैसे अफेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को आप पकड़ के चलिए, रट्टा मत मारिए, समझने का कोशिश कीजिए, अपने से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इसको समझेंगे कि हमारा जब रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं, जब रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो रेट आपका क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या, एन। ठीक है, तो यह क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका यहीं पर दिखाया गया कि के आपका क्या हो जाएगा, रेट अपॉन क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। ओके, तो हम यहाँ पर रेट का यूनिट हम एक्सप्रेस कर चुके हैं, बता चुके हैं, जब हम लोग रेट के बारे में स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ओके, तो रेट का क्या यूनिट होता है, देखिए रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पावर क्या है, एन है, यानी इसका क्या हो जाएगा, पावर एन हो जाएगा। तो इसको अगर रिजॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करें, तो क्या मिलने जा रहा है,
अगर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो n जो होगा वो क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो मोल 1 माइनस n, समझ में आ रहा है ना। यानी मोल इस पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इस पर ऊपर जा रहा है, मोल को ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। तो मोल 1 माइनस n। लीटर है तो लीटर को देखिए, इसको यहां पर लाएं तो निगेटिव में गया, अब फिर यहां से ऊपर लेके जाएं तो निगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यह आपका किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक कॉमन आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। और इसके सहारे हम लोग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो n का मान 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, मोल बच जाएगा। यहाँ पर लीटर 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस है ना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यही आपका हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गया। उसी तरह से ये तो जीरो ऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, खत्म। यहाँ पर 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी खत्म, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो n का मान क्या होता है, 2 होता है। तो n का मान 2 रखिए, यहाँ पर 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। देखिए मोल माइनस 1, इस पर अगर 2 रखें, n के जगह पर 2 रखें तो 2 में से 1 गया, 1 तो लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स हो गया। अगर n का मान 3 यानी थर्ड ऑर्डर तो नहीं होता है, लेकिन देखेंगे कि इनकेसली यह नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, यहीं तक पूछा गया है। तो अगर मान लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो उसके लिए n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, n का मान 3 रखेंगे तो मोल माइनस 2 हो जाएगा, मोल स्क्वायर हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, सॉरी, मोल इनवर्स 2 माइनस 2 हो जाएगा। और लीटर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2, तो लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। उसको सुधार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो यहां से एग्जाम में आपका कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ऐसे 3-4 आपको ऑप्शन दे देगा। या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। जो सही लगेगा आपको मालूम रहेगा तो आप सही करेक्ट आंसर ठीक लगाओगे। ठीक है ना, तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। जैसे क्वेश्चन है द कन्वर्सन ऑफ मोलिक्यूल x टू y, यानी x से y आपका यानी बोल रहा है कि द कन्वर्सन ऑफ मोलिक्यूल x से y हो रहा है, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सा ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंक्रीजेस 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। यानी अगर x के कॉन्सेंट्रेशन को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो y के जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, बनने की जो दर है, वो कैसे प्रभावित होगी। ठीक है ना, यानी क्या बोला गया, x से y में परिवर्तन दूसरी कोटि अभिक्रिया का पालन करता है। यदि x की सांद्रता को 3 गुना बढ़ा दी जाए तो y के बनने की दर कैसे प्रभावित होगी। तो हमने जब इस पर क्वेश्चन हमने किया था
पिछले वाला क्लास में, यानी सेकंड वीडियो में देखिएगा, वहां पर मिल जाएगा आपको। वहां पर हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है, जो रिएक्शन है, उस अनुसार हम लोग रेट लॉ लिखने का प्राथमिकता देंगे। यानी रेट हम लोग देखें तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यह जो रिएक्शन है वह सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। और इस आधार पर R1 और R2 हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर R1 आपका क्या हो जाएगा, जस्ट यही हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर x का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3x हो रहा है। इस हिसाब से R2 आपका क्या हो जाएगा, k 3x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट हो गया। तो क्या पहला स्टेप है कि क्वेश्चन के अनुसार रेट लॉ को लिखिए और उस रेट लॉ के आधार पर R1 को एक्सप्रेस कीजिए और R2 को किस आधार पर एक्सप्रेस करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का जो कंडीशन दिया गया है उस अनुसार आपको R2 को एक्सप्रेस करना है। तो अब यहाँ पर आपको मिल गया R1 इज इक्वल टू के एक्स का पावर क्या, 2, R2 बराबर क्या, के 3x का पावर क्या, 2। तो फ्रॉम, डिवाइड कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कहां से, सेकेंड से, R1 अपॉन क्या, R2 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का पावर 2 अपॉन के 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3x का पावर 2। इस हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, R1 अपॉन R2 ये क्या हो जाएगा, 1/9। यानी R2 आपका जो होगा वह इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग रेट लॉ लिखें। रेट लॉ के आधार पर R1 को और R2 को हम लोग कहां से लाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्रेस करेंगे। और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अनुसार हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। मतलब कि सीधे दिमाग में रखना है कि 2 रिएक्टेंट रहे या 4 रिएक्टेंट रहे, ठीक है ना, या 1 रिएक्टेंट रहे या 3 रिएक्टेंट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पर पड़ता है कि 4 गो रिएक्टेंट है, लेकिन उसमें से कौन सा रिएक्टेंट है जिसके कॉन्सेंट्रेशन पर वो रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। 4 रहे 3 रहे उससे मतलब नहीं है। अगर रिएक्शन का जो रेट है वो 3 रिएक्टेंट में से किसी एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर अगर डिपेंड करता है, तब उसको हम लोग कहेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया कि मान लें कि यहाँ पर, यानी डिफाइन देख कर लीजिए कि दोज reactions of which rate of reaction depend upon only one concentration term of reactant are called first order reaction। यानी वैसी अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, वे प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, उसको क्या कहेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे। ओके, तो यहां पर अगर देखें हम लोग कि ए कोई रिएक्टेंट है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या, 1। ए प्लस बी कोई रिएक्शन में है कि ए आपका रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बी जो है
तो यहाँ पर रिएक्शन है ए प्लस बी, जिसमें बी क्या है, एक्सेस है और प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्या बताया गया था कि अगर एक्सेस कोई रिएक्टेंट है तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, 0 लिया जाता है। बताए थे, समझाए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब डिफाइन किया था हमने, कि अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी रेट बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्या, 0। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से एक्सप्लेन करें, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर है, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी देखे थे और यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी में भी देखे थे। तो और इसके लिए रेट जो होगा वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, तो रेट बराबर क्या हो गया, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का पावर क्या, 0। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या मिला, 1। उसी तरह से हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का देखें तो रेट बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगर मान लें कि कोई रिएक्टेंट है ए है, अगर मान लें कि कोई रिएक्टेंट ए है प्रोडक्ट बना रहा है और उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ए मोल पर लीटर है, और चूंकि इनिशियल है, प्रारंभ है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। आफ्टर टाइम टी देखें तो अगर यहाँ पर एक्स मोल अगर बनता है तो इसकी मात्रा क्या बच जाएगी, ए माइनस एक्स। यानी लेफ्ट अमाउंट जो होगा रिएक्टेंट का वो कितना बच गया, ए माइनस एक्स बच गया। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेफ्ट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की जो शेष मात्रा है उसका क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो या इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां से कि माइनस डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या, के ए माइनस एक्स, फर्स्ट इक्वेशन, या यहाँ पर ए माइनस एक्स क्या है, अमाउंट है, और dx क्या है, एक छोटा सा अमाउंट है, तो एक जाति को इधर लाए तो माइनस dx बाई ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, कौन सा, सेकेंड का इक्वेशन, सेकेंड का अगर इंटीग्रेशन करें, चूंकि यह वैल्यू बहुत छोटी है और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, बड़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन अगर लेते हैं dx अपॉन क्या, a माइनस एक्स बराबर के, इसका क्या हो गया dt, तो क्या मिलेगा, कॉमन लॉ क्या, a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1 dx अगर लेते हैं अपॉन x लेते हैं तो ये आपका ln क्या मिलता है, x मिलता है, और 1 dx का अगर करते हैं यहाँ पर तो क्या मिलता है, x मिलता है। उसी आधार पर यहाँ हमने किया है कि माइनस ए माइनस एल एन यानी कॉमन लॉग ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टी, यानी डी टी का क्या मिल गया, टी, तो के टी प्लस क्या, सी, सी क्या हो गया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अब चलें फिर शुरुआत में कि अगर t का मान अगर 0 हो जाए, मतलब कोई अभिक्रिया अभी प्रारंभ ही नहीं हुई हो, उस समय x का मान यानी प्रोडक्ट का जो मात्रा है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा, 0 रहेगा। तो इस मान को अगर इस इक्वेशन पर, कहां पर, इक्वेशन थर्ड में लिखे हम लोग, कहा, इक्वेशन थर्ड में, तो माइनस कॉमन लॉग a माइनस एक्स जो था, यही ना इक्वेशन था, ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस क्या, सी, इसी इक्वेशन में मान को रख रहे हैं। तो a माइनस 0 और
के टी है तो के गुने क्या 0, तो क्या मिला, ये आपका मिला कॉमन लॉग ए माइनस कॉमन लॉग ए। तो इस मान को सी के मान को कहां पर सी के जगह पर रखें तो क्या मिल जाएगा, कॉमन लॉग क्या ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस कॉमन लॉग ए, या इसको इधर लेके आते हैं तो कॉमन लॉग ए माइनस कॉमन लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी। तो यहाँ पर समझना है कि अगर इसको लॉग के टर्म में लाते हैं तो जो कांस्टेंट मान होता है 2.303 उसको रखेंगे, और मान लेते हैं आपको की डिटरमाइन करना है, रेट कांस्टेंट का आपको वैल्यू जो है वो आपको क्या करना है, डिराइव करना है। चूंकि इसको इसलिए समझा रहे हैं कि एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कीजिए 5 मार्क्स में, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इस पर जोर दे रहे हैं और इसको देख भी लीजिएगा, देखने में क्या हर्ज है। तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या टी ले लिया, के आपको चूंकि निकालना है तो के बराबर क्या हो गया 2.303 अपॉन क्या टी, और जहां पर माइनस है अगर मान लें कि कहा जाए लॉग ए माइनस लॉग बी तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी कर सकते हैं, समझ में आया बात, तो वही किया गया। तो लॉग के टर्म में आ गया तो यहाँ पर कॉमन लॉग ए माइनस कॉमन लॉग ए माइनस एक्स था तो लॉग में ला लिया, कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन क्या ए माइनस एक्स। इस तरह से के वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर टी यहाँ से हटाना है तो अगर टी यहाँ पर आ गया तो सॉरी यहाँ पर के हो जाएगा के, ओके के रखेंगे तो टी बराबर क्या हो गया 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। ओके तो इस मान को इस दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसी से आपका न्यूमेरिकल बनेगा और इसी फॉर्मूला का बार बार यूज होगा। ओके तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल इसको ऐसे लिख सकते हैं अर्ध जीवन काल। ओके तो अर्ध जीवन काल क्या है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है और उसका 1 ग्राम लिया गया, क्या लिया गया 1 ग्राम लिया गया ए का, और मान लेते हैं प्रोडक्ट आपका बी बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है तो 1 ग्राम से हाफ ग्राम होने में जो टाइम लगा तो 0.5 मोल यह भी बना, ठीक है तो आधा जो मात्रा हो गया उसके लिए जो टाइम लिया यह रिएक्शन उस टाइम को हम लोग कहेंगे क्या टी हाफ, यानी द टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन, क्या बोला गया द टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन इन विच द concentration ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स 1/2 टू इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन या ओरिजिनल अमाउंट। मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी अभिक्रिया द्वारा लिया गया वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उस टाइम को हम लोग कहेंगे क्या अर्ध जीवन काल। ओके तो क्या हमने बोला कि द टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन इन विच द concentration ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 1/2 टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके इज कॉल्ड क्या हाफ लाइफ पीरियड, यानी अभिक्रिया द्वारा लिया गया वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है अर्ध जीवन काल कहलाता है। और इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं टी हाफ के द्वारा। किसके द्वारा सूचित करेंगे
तो टी हाफ के द्वारा हम लोग इसको सूचित करेंगे। तो एक बार और दोहरा रहे हैं, टी हाफ को कैसे हम लोग करेंगे डिफाइन कि द टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन इन विच the concentration of the reactant becomes 1/2 to its original concentration या amount, ठीक है, इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। यानी किसी अभिक्रिया द्वारा लिया गया वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु काल कहलाती है। और इसको क्या चीज से, तो टी हाफ के द्वारा इसको डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं यहां पर कि मान लें कि टी आपका क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए। समझिएगा, डिफिनीशन दिमाग में रखिए कि टी को अगर क्या कर लिया जाए, टी हाफ कर लिया जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका इनिशियल जो एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी टी बराबर क्या हो जाए, टी हाफ हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम लोग जो टाइम वाला फॉर्मूला डिराइव किए थे उसी टाइम वाला फॉर्मूला पर इस मान को हम लोग पुटअप कर सकते हैं। यानी व्हेन टी बराबर टी हाफ, तो एक्स बराबर क्या, ए बाई टू, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन क्या, ए माइनस ए अपॉन टू। यानी टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन बाई क्या, टू, ए बाई टू हो गया। तो ए अगर कट गया तो क्या बच गया, लॉग टू, और लॉग टू का मान क्या होता है 0.301 होता है। तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0.301 अपॉन क्या, के। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्मूला टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। यहाँ इस फॉर्मूला के सहारे अगर के का मान दिया हुआ है तब हम लोग वहां से क्या कर सकते हैं, टी हाफ निकाल सकते हैं। ओके, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या मिला, तो 0.693 अपॉन के। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed 75% in 72 minutes. What will be the T half for this reaction? क्या है क्वेश्चन कि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया का 50% भाग जो है वो 72 मिनट में पूरी होती है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल क्या होगी, कैसे बनाएंगे इसको। आपको क्या पूछा जा रहा है, टी हाफ। क्या पूछा गया, तो टी हाफ पूछा गया। क्या पूछा गया, तो आपसे टी हाफ आपसे पूछा जा रहा है। और टी हाफ का फॉर्मूला आपको जेहन में होगा, वो क्या है 0.693 अपॉन क्या, के, यही आपका फॉर्मूला है। तो क्या इस अभिक्रिया में, इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर के का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, के का वैल्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता होगा कि के वैल्यू को हम लोग प्राप्त करें। तो हम लोग की प्रायोरिटी क्या रहेगी कि के वैल्यू को हम लोग क्या करें, ज्ञात करें। तो के का फॉर्मूला आप देखते हैं, के का फॉर्मूला क्या होता है, तो के का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन क्या, ए माइनस एक्स। तो ए बराबर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लेते हैं क्या 100 ग्राम है,
x जो है, जो प्रोडक्ट बना वो कितना ग्राम बन गया? 75 ग्राम। कितना समय में? 72 मिनट में। तो इस हिसाब से हम लोग आगे जो फॉर्मूला है के का, वहां पर मान को पुटअप करेंगे। यहाँ पर जब मान को पुटअप करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? यानी 2.303 जो टी के जगह आपका क्या हो गया? 72 मिनट यानी 72 मिनट्स लॉग 100 अपॉन 100 माइनस क्या? 75। चूंकि a माइनस क्या है? x, और a आपका 100 है और x आपका कितना है? 75। सबसे पहले पहचानिए क्वेश्चन में a क्या है और x क्या है, क्वेश्चन से निकालिए। तो यहाँ पर 2.303 अपॉन कितना? 72 लॉग कितना हो गया? 100 अपॉन कितना? 25। तो 2.303 अपॉन कितना? 72 क्या काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। लॉग 4 हो गया। लॉग 4 का मान कहाँ से लाए? आपको मालूम है कि लॉग 2 का कितना होता है? 0.301 होता है। तो लॉग 4 का निकालना होगा तो क्या करेंगे इसको? लॉग 2 का पावर क्या? 2, या क्या हो जाएगा? 2 लॉग 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा? काटिए इसको। 2 इंटू कितना? 0.301 कितना मिल गया? 0.602। ओके, तब आपको जो है अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? गुना कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1.386 अपॉन कितना? 72, या इसको जब सॉल्व करेंगे दशमलव को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1386 अपॉन कितना? 72 इंटू 1 अपॉन 1000, यानी एक दशमलव को हटाएंगे तो 1000 बनेगा वहां पर। तो इस तरह से एक अंक, एक जीरो यहाँ पर रख लें तो कितना हो जाएगा? एक स्टेप चला गया है आगे। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करना हो तो ये कितना दे दिया? 1386 अपॉन कितना? 72 दे दिया इंटू 1000 दे दिया। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं 1386 अपॉन कितना? 72 इंटू 720 कर लीजिए और 10 के पावर माइनस 2 कर लीजिए, ऊपर चला जाएगा तो। ठीक है, यही आपका भाग जब देंगे, डिवाइड जब करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.925 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। केक आप निकाल रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम का इनवर्स हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अभी हम लोग पीछे हम लोग देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट, जीरो ऑर्डर के लिए देखे हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए देखे हैं। तो उसके वैल्यू का आप लोग यूनिट को याद रखिए। ठीक है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जब के का वैल्यू आ गया तो चूंकि टाइम क्या दिया है? मिनट में दिया है, तो मिनट इनवर्स में हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, यहां पर आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ चला गया? खत्म हो गया। देखिए, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर टी हाफ अब आपको निकालना है। क्या निकालना है? तो टी हाफ निकालना है। टी हाफ निकालना है तो फॉर्मूला आपका यह बनता है। और आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट किया। तो रेट कांस्टेंट का जो मान आया 0.693 अपॉन क्या? 1.925 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पुटअप किया। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, मान लें यहाँ पर 0.693 अपॉन 1.925 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 2।
इस दशमलव को और इस दशमलव को क्या कीजिए, काट दीजिए। कितना हो जाएगा 693 डबल जीरो अपॉन कितना 1925 भाग देंगे, आपको कितना आ जाएगा 36 मिनट। एक क्वेश्चन बनाने का क्या रीजन है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। कहां से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में, चूंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर टी जितना दिया रहेगा, यहाँ पर 72 मिनट न दिया था, तो उसका टी हाफ क्या हो जाएगा 36 मिनट। कब 75% के लिए। याद रखिए कि जो भी 75% के लिए इस तरह से ट्रिक बना लीजिए। टी हाफ जो होगा, जो भी अगर x दिया है तो टी हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा x अपॉन क्या 2, x का आधा हो जाएगा। और इस आधार पर क्वेश्चन आप लोग वहां पर सीधे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और ऑप्शन दिया रहे तो वहां पर सीधे जितना टाइम दिया रहेगा वो आपका उसका आधा सीधे कर देना है। जानबूझ के इस क्वेश्चन को बनवाएंगे ताकि आपके जेहन में यह बैठ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट, यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए के का वैल्यू जो है वो कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 × 5 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। के का रेट, के का वैल्यू जो है कितना दे दिया 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। दिमाग में रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो सेकेंड दिया है तो सेकेंड इनवर्स हो गया। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, तो ओब्वियसली यहाँ पर एकदम आसान है कि टी हाफ जो होता है यहाँ पर टी हाफ कर सकते हैं। तो टी हाफ 0.693 अपॉन क्या के, तो 0.693 अपॉन 5 × 5 × 10⁻- कितना 14 दिया हुआ है। के का वैल्यू सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लें 0.693 अपॉन 5.5 कर लें तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर कितना 14 चला गया ऊपर। तो यहाँ पर अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर 2 गो सोना बैठ गया यानी 10 के पावर 2 हो गया। तो ऊपर जाएगा कितना बच जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 693 अपॉन कितना 55 × 10⁻, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेकेंड कर सकते हैं। और भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 12.6 × 10⁻12 सेकेंड, 12 सेकेंड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरह से। एकदम आसान क्वेश्चन है और बनने वाला क्वेश्चन है। उसी तरह से देखेंगे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50% कंप्लीट हो रहा है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका 50% भाग जो है वो कंप्लीट हो रहा है कितना में 60 मिनट में। व्हाट विल इट टेक द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि उसी अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी 50% भाग पूरा होने में 60 मिनट लगा, तो 90% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं है इसमें। 50% मतलब क्या, 50% मतलब क्या मीन्स क्या टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया है 60 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस क्या एक्स होता है। तो क्या क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया है, दिया है, निकालिए तो देखिए तो दिया है बाबू, नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है। और आपके दिमाग में क्या रहा है कि के अगर निकालना है और टी हाफ दिया हुआ है तो उसके सहारे हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर के का वैल्यू जब इतना दे निकालना है तो के बराबर क्या हो जाता है 0.693 अपॉन क्या टी हाफ। इसके सहारे निकाल लो तो कितना हो गया 0.693 अपॉन क्या 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, दशमलव हट गया तो 1 अपॉन कितना 1000। ठीक है, तो इसको एक अंक और ले लीजिए, इस पर एक अंक और ले लेते हैं 693 अपॉन कितना 600 इंटू 10⁻⁻²। कितना मिनट में है ना, तो के का वैल्यू क्या हो गया मिनट इनवर्स हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 मर्त में जाएगा, उसके बाद फिर 1 मर्त में जाएगा, उसके बाद 5 मर्त में जाएगा, ये हो जाएगा 1.15। देख लीजिए उतना ही होना चाहिए, यानी 693 अपॉन क्या तो 600, तो 1 अपॉन कितना 6, ये हो गया 39 दशमलव ले लिया 1, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा कितना 330, फिर 0 ले लिया 6×5 30। ठीक है, फिर 5 मर्त में। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं 5 5 भी आ जाएगा, गुने 10⁻⁻² मिनट क्या हो जाएगा इनवर्स, मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स का है तो टाइम आपको मिनट में दिया है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा 1.155 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। अब के का जो मान आ गया तो आप आपका टी हाफ के लिए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या टी का फॉर्मूला क्या हमने बताया कि 2.303 इन ठीक है 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस क्या एक्स। तो ए आपका क्या मान लें 100 मान लें, 90% है ना, और x अगर मान लें 90 तो इस मान को रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा तो t आपका हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻⁻² लॉग क्या 100 अपॉन 100 माइनस कितना 90। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻⁻² लॉग कितना बचेगा 10, और लॉग 10 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा तो 2.303 ठीक है अपॉन 1.15 ठीक है इंटू 10⁻²। ये दशमलव को हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या 10, ये हो जाएगा 2303 अपॉन 115। तो देखो 2 मर्त में यानी ये चला जाएगा आपका कट गया तो ये 0 हो जाएगा। तो लमसम 200 सेकंड के आसपास आंसर आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, वहां से आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, इसी के आसपास आंसर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाइए। एक क्वेश्चन है कि एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेंट 80% आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू ए ग्रीन वुड। मतलब एक हरा लकड़ी है और उसमें जो कार्बन का जो आइसोटॉप है C12, उसमें तो हरा लकड़ी है तो 100% है, लेकिन जो लकड़ी का जो कलाकृति बनाया गया एक कोई आर्टिफैक्ट है उसमें अभी तक कितना भाग बचा हुआ है 80% बचा हुआ है, यानी उसमें जो आइसोटॉप है कार्बन का उस लकड़ी में कितना है 80% है।
एक हरे लकड़ी की अपेक्षा। हरा लकड़ी में 100% मान सकते हैं, लेकिन वो जो लकड़ी है उस लकड़ी में कार्बन का जो आइसोटॉप है वो कितना बचा हुआ है, तो 80% बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि वो लकड़ी का जो आर्टिफैक्ट है, कलाकृति है, उसका एज क्या है, वो कितने बरस पहले का वो लकड़ी है। तो कुछ याद आ रहा है, कुछ जानकारी होगा, आपको बताया गया होगा कार्बन डेटिंग। व्हाट इज कार्बन डेटिंग, क्या होता है, हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सांस लेता है, जो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, उसमें कार्बन की मात्रा डिपॉजिट होती है। जैसे हम लोग अपने की बात करें तो सांस जब लेते हैं तो क्या खाली ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, साथ में जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकल जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा क्या होती है, शरीर में डिपॉजिट होती चली जाती है। उसी तरह से एक पेड़ पौधा की बात करें तो भी सांस लेता है, रेस्पिरेशन होती है। तो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उस मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होता है, वो कुछ कार्बन जो होता है वो शरीर में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, डिपॉजिट होते चला जाता है और डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी आप लोग जाने होंगे, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बिलोंग करता है, दिमाग में रखिएगा। तो हमारे बॉडी जब डेथ करते हैं हम लोग, उसके बाद से जो कार्बन है, आइसोटॉप है जो है कार्बन का, वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू होता है, विखंडित होना शुरू होता है। और जब शरीर में कितनी मात्रा में वो कार्बन का आइसोटॉप कितनी मात्रा में उपस्थित है, अगर उस मात्रा को हम लोग ज्ञात कर ले तो हम उसके एज को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि एक लकड़ी है, लकड़ी का कुछ कलाकृति है और उसमें यह पाया गया कि 80% जो है कार्बन का जो आइसोटॉप होता है C12, उसकी मात्रा वहां पर बची हुई है। ओके, बची हुई है किसके रेस्पेक्ट में, एक हरे लकड़ी की अपेक्षा। हरा लकड़ी में तो 100% मान सकते, आपसे पूछा जा रहा है कि वो लकड़ी जो है वो कितने बरस पहले का है, मतलब उसका एज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक हिंट्स दिया गया है कि जो आइसोटॉप होता है आपका किसका, कार्बन का C12, उसका अपना जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कितना का होता है, 5730 ईयर, 5730 ईयर्स, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोला गया, एक पुरातात्विक कलाकृति में एक हरे लकड़ी की अपेक्षा, ठीक है, 80% कार्बन के समस्थानिक पाया जाता है, उस लकड़ी की कलाकृति की उम्र ज्ञात करें। तो आपसे क्या पूछा गया, टी पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या के लॉग ए अपॉन ए माइनस क्या एक्स। अब ढूंढेंगे कि टी अगर निकालने जा रहे हैं तो क्या ये सभी मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है बाबू। के का मान देखिए तो ढूंढिए, तो है के का मान, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, के मान को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, किसके सहारे, विद द हाफ लाइफ ऑफ क्या, आइसोटॉप ऑफ C12, चूंकि हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है। तो यहां पर अगर देखें हम लोग, यहां पर कि टी हाफ का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन क्या के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, टी हाफ, और 0.693 अपॉन
क्या हो जाएगा 5730 ईयर्स। कितना 5730। 5730। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 गुना 3 गुना आ गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए तो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो इसको कर लेते हैं क्या, ये हो जाएगा 693 अपॉन कितना 5700, यानी 573 कर लीजिए। 4 गो सोना है, ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, और भाग दीजिएगा 693 में कितना से, 573 से, तो एक मर्त में जाएगा 573 हो गया, 0 2 1 दशमलव ले लिया, 0 2 हो जाएगा 573 573, 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, और 5 दूना 10 1 11, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, यानी कट गया, ये आपका कट गया। फिर 0 अगर लेते हैं, फिर 0 लेते हैं तो एक 0 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो कितना मर्त में जाएगा, 9 मर्त में ले सकते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 1.29209 इंटू 10⁻⁻⁴ आपका क्या, ईयर्स इनवर्स। ओके, कितना 1.209 इंटू 10⁻⁻⁴ ईयर्स इनवर्स, जो कि के का वैल्यू है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये अगर यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर रेडियो एक्टिविटी को अगर इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात आती है, तो अगर समय आपका ईयर में दिया हुआ है, वर्ष में दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिट ईयर्स इनवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टी आप निकाल सकते हो। अब टी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा, के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहां पर लोग गलती करता है, ए माइनस एक्स क्या करेगा, 100 में से 80 को घटा देगा, यहीं पर गलती करता है लोग, बच्चा लोग सीधे 100 में से क्या करेगा 80 को, जबकि क्या बोल रहा है 80 आपका ए माइनस एक्स है। ओके, यानी ए आपका क्या 100 और ए माइनस एक्स आपका क्या है 80 है। ओके, तो जब मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा टी 2.303 अपॉन कितना माना है 1.209 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका हो जाएगा लॉग कितना 100 बाई क्या 80, ये घटा लीजिए। तो लॉग देखेंगे, लॉग आपका कितना 10 अपॉन क्या 8, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 10 माइनस कितना हो जाएगा लॉग 8 हो जाएगा। तो लॉग 8 कहाँ से निकालेंगे, तो लॉग 8 का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर लॉग 2 का पावर 3, या हो जाएगा 3 लॉग क्या लॉग 3 लॉग 2, तो ये हो जाएगा लॉग 2 का मान कितना हो गया, कितना 0.301, यानी 3 इंटू 0.301 कितना हो जाएगा 3090, घटा लेंगे, यानी एक में से क्या करेंगे 0.903 क्या करेंगे घटा लेंगे, कितना बचेगा, बच जाएगा आपका 0.097 बच जाएगा। इस मान को यहाँ पर रख करके जब सॉल्व करेंगे तो यह आपका आंसर आना चाहिए 1800
45 से लेके 48 के आसपास ये इसका आंसर आना चाहिए। 1848 के आसपास में आंसर इसका आना चाहिए। और यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ओके, तो बनाने का तरीका है, उसको आसान बना के बनाइए, मजा आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, छद्म एकान्विक अभिक्रिया। क्या आप एक चीज बताइए, भूत देखे हैं? बताइए, भूत कहीं देखे हैं? नहीं, लेकिन क्या होता है, एहसास होता है, डर होता है कि होता ही बड़ा होता है ना ऐसा। तो क्या है, वो छद्म है, लेकिन हम लोगों को महसूस होता है कि हो सकता है कि हो वहां पर। जस्ट वही चीज है यहाँ पर कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान हमेशा एक रहे, लेकिन मोलिकुलरिटी उसका मान कुछ भी हो जाए, मोलिकुलरिटी का मान कुछ भी हो जाए, लेकिन जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान क्या हो, एक रहे, तब उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल तो ले रहा है, लेकिन वो क्या है, एक मॉलिक्यूल बता रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है क्या, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि हमेशा क्या होती है, एक होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक होती है, लेकिन अणुकता का मान दो या कुछ भी हो सकता है, छद्म एकान्विक अभिक्रिया कहलाती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, या एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर जो है वो एग्जाम्पल है किसका, छद्म एकान्विक अभिक्रिया, और भी 3 को ऑप्शन दे दिया था, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है ना, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए कि सच रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज 1 बट मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज 2 और मोर आर कॉल्ड क्या, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, दोनों एग्जाम्पल यहाँ से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, दोनों एग्जाम्पल आपका स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जैसे हम लोग एक्सप्लेन करना हो या एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग, ये ना लिखते हैं रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या, जीरो, ये ना। तो जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो होने का मतलब है कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, तो क्या कहेंगे कि दोज रिएक्शंस फॉर विच द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन फॉर विच the rate of reaction do not depend upon the concentration of reactant are called zero order of reaction। यानी वैसी अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर देखें हम लोग कि ए से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसको एक्सप्रेस करना हो तो क्या कहेंगे कि रेट बराबर क्या, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो, जीरो ऑर्डर है, तो रेट क्या हो गया माइनस डी एक्स बाई क्या डी टी बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या, जीरो। तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन क्या डी टी बराबर सिंपल क्या के। ओके, तो इसको कह सकते हैं कि दीज रिएक्शंस विच प्रोसीड इन सनलाइट हीट या सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, यानी वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हीट में
या कैटालिस्ट के सरफेस पर संपादित हो रही हो, वे कहां से आते हैं, कहां से बिलोंग करेंगे, तो शून्य कोटि रिएक्शन से बिलोंग करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रहेगा शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया वह है जिसकी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पद पर निर्भर नहीं करती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसमें डिसोसिएशन ऑफ HI देख सकते हैं, जो कि सोना जो कैटालिस्ट के रूप में लिया गया है उस पर कैटालिस्ट के ऊपर सरफेस पर हो रहा है इस पर, या हाइड्रोजिनेशन में निकेल या प्लेटिनम 350 केल्विन हम लोग ले सकते हैं, आसपास में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है, ये आपका क्या इथीन है, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पर क्या मिला, इथेन हो गया। यह भी आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर डेरिवेशन अगर देखें हम लोग, तो ए से कोई प्रोडक्ट बना तो रेट ऑफ क्या डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर क्या के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या 0, या इसको हटा सकते हैं, या माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर के डी टी, डी टी को इधर ले जाए तो के डी टी हो गया। फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रेट करें तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर के डी टी, तो क्या मिलेगा, कॉमन लॉग क्या माइनस कॉमन लॉग ए बराबर के टी प्लस सी, जस्ट वही फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि व्हेन अगर देखे फिर पीछे जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर टी अपॉन टी अगर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड ए इन इक्वेशन क्या थर्ड में, यानी इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लॉग ए नॉट बराबर के गुने 0 बराबर प्लस क्या सी, तो माइनस कॉमन लॉग ए नॉट बराबर क्या सी, तो सी के वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में लेके जाएं तो माइनस कॉमन लॉग ए बराबर के टी माइनस क्या प्लस में प्लस था यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉमन लॉग ए नॉट, या कर सकते हैं इसको जब इधर लेके आएंगे तो कॉमन लॉग क्या ए नॉट माइनस क्या ए अपॉन टी बराबर क्या की, इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो कई बार पूछा जा चुका है। ओके, 2-4 टर्म है, इसको हम लोग देखेंगे और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, यानी जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं एग्जाम में उसको हम लोग देखेंगे, उसके अलावे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देंगे जो कि आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रूटीन को बदलिए, हमारा तो यही सजेशन है, हम तो हमेशा कहेंगे कि आप अच्छा कीजिएगा तो हम लोग का भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, तो अच्छा करिए। हम लोग यही को दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छा करें। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए और जो भी एक टारगेट बना के चलिए कि आज हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो कीजिए। अगर आप टेबल पर कुर्सी टेबल यूज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए तो डिटरमाइन हो जाइए कि 2 घंटा 3 घंटा बीत जाए, 3 घंटा के अंदर हमको अगर वॉशरूम में जाना पड़े तो नहीं जाना है, एकदम रोक के इस तरह से डिटरमाइन हुई है। या चौकी पर बिछावन पर अगर पढ़ रहे हैं तो एकदम दिमाग में रखिए कि 2 घंटा के बाद उतरे तो उतरे, उकरा पहले ना, उसका फर्क पड़ता है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, क्या जैसे चौकी से उतरिएगा
या जैसे कुर्सी टेबल छोड़िएगा आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, आपका वो 2 घंटा पूरा भी नहीं होने जा रहा है और ना आपका टारगेट पूरा होगा। इसीलिए सजेशन दे रहे हैं एकदम डिटरमाइन होकर के कि जब बैठ रहे हैं तो हमको 2 घंटा बैठ करके पढ़ाई करके तबे उठना है। ओके, तो इतना दिमाग में रखिए और वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। और मान लेते हैं अगर कोई टॉपिक में अगर दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए। ओके।